क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी देन फाइंड A12 A22 A32 यानी को फैक्टर्स फाइंड करने हैं ओ एंड ए मॉड। बच्चों अब तक हमने ए मॉड का फॉर्मूला 3/3 का जो डिटर्मिनेंट था उसको खोल कर किया था, लेकिन आज हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले नए सीखेंगे जिससे हम ए मॉड बहुत आसानी से और बहुत जल्द भी निकाल सकते हैं। और आपने अब तक जितने पीछे काम किए हैं आप उस सब में ए मॉड इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन और शॉर्ट हो जाएगा। देखिए हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब A12 जो कोफैक्टर है उसको लिखने का आपको पता है कि जनरल फार्मूला होता है हमारे पास AIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस जे माइनर IJ। यानी यहाँ पे आप आई का मतलब है ith रो jth कॉलम, 1 2 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। ये इसने हमें निकालने के लिए दिया हुआ है, पहली रो ये वाली और दूसरा कॉलम ये वाला। इसको हम छोड़ देंगे, बाकी लिखेंगे 0 -2 0 1। ये लिखा है मैंने, इसी को हम माइनर कहते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट खोल दिया, 3 की वजह से यहाँ -1 आ गया और मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। इसी तरह मैं A22 निकालूंगी, -1 2 + 2 आ जाएगा और हम 2 + 2 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करेंगे, 1 -2 -3 1 लिखेंगे। इवन पावर की वजह से यहाँ 1 आ गया। 2/2 का मैंने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट खोल दिया और मेरे पास आंसर क्या आ गया -5। इसी तरह हम A3/2 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, -1 की पावर 3 + 2। तीसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 1 0 -3 0। ये हमने लिख दिया 1 0 -3 0 और हमारे पास क्या आ गया -1 की पावर हमारे पास ऊपर ऑड नंबर आ गई है तो -1 आ गया और डिटर्मिनेंट हमने 2/2 का खोल दिया, आंसर क्या आ गया -4। अब हमने बच्चों क्या करना है, ए मॉड हमने जो 3 चीज़ें उसने हमें दी थी वो हमने निकाल ली है। अब हमने ए मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे नया एक। देखिए जी मैंने लिखा है ए मॉड इज इक्वल टू A12 प्लस A22 ए को फैक्टर जो है 22 प्लस A32 और A32। मैंने किया क्या है, मैं ए मॉड यहाँ से किसी भी कॉलम या रो से एक्सपैंड करते हुए खोल सकती हूँ। यानी मेरे पास ए मॉड फाइंड करने की, ध्यान से सुने, 9 फॉर्मूले बनते हैं। बाय कॉलम 1, बाय कॉलम 2, बाय कॉलम 3, बाय रो 1, बाय रो 2, बाय रो 3। हम क्या करेंगे, वही वाली एंट्री लेंगे और वही वाला कोफैक्टर लेके ए मॉड निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ए मॉड निकालना चाहती हूँ पहले रो से, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास यही वाली एंट्री चाहिए होगी A11 और यही वाला कोफैक्टर। ये कौन सी एंट्री है A12 और यही वाला कोफैक्टर चाहिए होगा A12 और इसी तरह मेरे पास आ जाएगा A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम और यही वाला कोफैक्टर। तो ये मेरे पास ए मॉड का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह मैं ये काम बच्चों इससे भी कर सकती हूँ, ये काम मैं इससे भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं ये काम कॉलम 1 से भी कर सकती हूँ, कॉलम 2 से भी कर सकती हूँ। कॉलम 2 की मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर मैं कॉलम 2 से ए मॉड फाइंड करना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी एंट्री, कॉलम 2 ये है, ठीक है। इस एंट्री की क्या पोजीशन है, दूसरी रो पहली रो दूसरा कॉलम A12 और यही वाला कोफैक्टर चाहिए होगा। फिर इसी तरह मैं ये वाली एंट्री जब चूज़ करूँगी तो ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम है A22 और यही वाला कोफैक्टर चाहिए होगा। और जब ये वाली एंट्री चूज़ करूँगी तो इसका मतलब है मेरे पास क्या आ जाएगा 32 A32 यानी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक है बच्चों। यानी आप कहीं से भी इसको बड़े आराम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि ये कौन सी कोफैक्टर बनते हैं दूसरे कॉलम के, क्योंकि इसमें दूसरे कॉलम के मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 2 जो है हमारे पास वो फिक्स है, तो इसका मतलब ये दूसरा कॉलम है
और रो पहली होती है, तो मुझे यहाँ से फ़ौरन पता चल गया कि ये दूसरा कॉलम है। जो चीज़ फिक्स होती है वही वाली हमारे पास, ये देखिए 1 1 1 1 1, इसका मतलब है ये पहली रो में हम मूव हो रहे हैं। तो मैंने इसी ज़हन को यूज़ करते हुए, इसी कहना था, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए मैंने क्या किया कि मैंने दूसरी यहाँ पे एंट्रीज, ये वाली एंट्री लिखी। ये स्मॉल एंट्री है मेरे पास जो मैट्रिक्स की अपनी थी। जैसा A12 क्या थी मेरे पास, ये वाली एंट्री थी, ठीक है, ये वाली एंट्री, और इसके साथ मैंने वही वाला कोफैक्टर लिखा। जो कोफैक्टर थे वही मैं पहले फाइंड कर चुकी थी, इसलिए मैंने ज़रा होशियारी से काम लिया, सारी वैल्यूज़ पुट की, आंसर मेरे पास क्या आ गया 10। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से मज़ीद अच्छा हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में B21 2 2 2 3 एंड B मॉड फाइंड करना है। मैंने B मैट्रिक्स लिखा। B21 क्या होगा मेरे पास, -1 2 + 1, 2 + 1 का मतलब है दूसरी रो और पहला कॉलम। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -2 1 5 -2, और यहाँ पे हमारे पास -1 इस ऑड की वजह से आ जाएगा, 2/2 का खोला, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह बच्चों हम B22 हमने फाइंड किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया 0, और इसी तरह मैंने B23 फाइंड किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -1। B23 हमने फाइंड कर लिया, और ऐसे ही हम क्या करेंगे अब, B मॉड निकालने के लिए, ये देखें बच्चों, हमने दूसरी रो को फिक्स करते हुए अपना मॉड का फार्मूला पुट कर दिया। जब हम दूसरी रो को फिक्स करेंगे तो ये क्या है, हमारे पास एंट्री बनेगी B21, कैपिटल B21, यानी को फैक्टर हम निकाल चुके थे। मैंने उसी वाली पूरी दूसरी रो को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट कर दी। दूसरी हमारे पास क्या थी, ये B21 थी, B22 और ये B23। वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 की अगर वीडियो अच्छी तरह समझ लें तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसमें उसने हमें क्लियर नहीं किया था कुछ भी। उसने कहा था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, जैसे भी करें, विदाउट एक्सपेंशन करें या एक्सपेंड करके करें। हम क्या करते थे, कुछ हम प्रॉपर्टी की हेल्प लेते थे, एक दो क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी की हेल्प ली, कुछ में हमने रो कॉलम ऑपरेशन लगाया और फिर हमने एक्सपेंड कर लिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में टोटली हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेते हुए ये क्वेश्चन को करना है। इसको हमने बिल्कुल खोलना नहीं है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेफ्ट हैंड हर साइड मैंने ले ली है, और देखें मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मेरी दो रोज़ या दो कॉलम बराबर हो जाएं तो मेरा क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट विल बी 0 हो जाएगा। अब देखिए मुझे बड़ा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा कि अल्फ़ा को हम बीटा प्लस गैमा में अगर हम ऐड कर दें, यानी हम क्या करने जा रहे हैं, C1 में ऐड करने जा रहे हैं C2। क्यों? क्योंकि ये सारे ही कॉलम एक जैसा बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा। फिर हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। C1 में अब मैं C2 ऐड करने लगी हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने तरतीब दे ली, ये भी बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। साथ ही साथ ये क्या बन जाएगा जब हम इन दोनों को जमा कर देंगे, ये देखें यहाँ पे गैमा था मेरी, उसमें मैंने लिखते वक्त गलत कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गैमा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या मैंने इसमें कोई काम किया है C2 पे? नहीं। जिस पर मैंने काम किया उसको मैंने सबसे पहले लिखा है। ये हमारे पास आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, ये हमारे पास आ जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को, और अंदर मेरे पास क्या बन जाएगा 1 1 1। बीटा प्लस गैमा, ये मेरे पास बन जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा,
और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1। और ये देखें यहाँ आप क्या लिखेंगे जो आपने काम किया है, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन, कहाँ से हमने लिया ये कॉमन, फ्रॉम C1। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें आप यहाँ पे रीज़न देंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू 0, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C2। इसका क्या मतलब होगा, डिटर्मिनेंट विल बी 0। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को किसके इक्वल प्रूफ करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया बगैर किसी इसको खोले एक्सपेंड किए। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम शुरू करने लगे हैं। इसको भी हमने विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब वेरीफाई हम 0, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 दो सूरतों में हो सकता है, या तो कोई इसकी रो या कॉलम इक्वल हो जाए, या कोई एक रो या कॉलम मुकम्मल सिफर हो जाए। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास आ सकता है 2 रोज और 2 कॉलम्स विल बी इक्वल। या तो ये इक्वल हो जाए, या हमारे पास क्या हो जाए, दूसरी सूरत कौन सी हो सकती है हमारे पास, एनी रो और कॉलम विल बी 0। ठीक है बच्चों, इन दो ही सूरतों में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट सिफर हो सकता है बगैर खोले। तो देखें इसको ना सिफर भी बनाया जा सकता है, कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन उसमें हमारे पास बड़ा लंबा चौड़ा हमें काम करना पड़ेगा। हमारे पास आसान सा हल हमें नज़र आ रहा है बनता। आप कहेंगे हमें तो नहीं आ रहा, क्योंकि आपने भी प्रैक्टिस नहीं की। जब आप इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा अपने हाथ से निकाल लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको अपने अपने से लगने लगेंगे। ठीक है बच्चों, हर चीज़ मेहनत मांगती है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, एक 3 कॉमन ले लूँ तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा, और अगर मैं x भी बाहर कॉमन ले लूँ तो पूरी ही बात बन जाएगी। ठीक है जी। अब मैं 3x कॉमन ले लिया, ये इन पे मैंने कुछ भी नहीं किया, इनको ऐसे लिख देंगे 2 3 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 और 3। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम C3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, और ये क्या आ जाएगा 0, बिकॉज आप लिखेंगे C1 इज इक्वल टू C3, डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। अब हमने बगैर वेरीफाई किए इसको 0 के इक्वल करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिए बच्चों, हमें इन क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी तवज्जो करनी होगी, तो आपके ये बड़े आसानी से इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम A B से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे कि हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि अपनी समझदारी से किसी 2 रो या 2 कॉलम को हमने एक जैसा करना है। बराबर जब हम कर देंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट बच्चों क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। तो बस हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला, चूँकि मैं पढ़ाती हूँ, मैं बार बार ये करती रहती हूँ हर साल, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि अब हमने इसको शक्ल देखते ही पता चल जाता है कैसे करना है। जब आप भी ये सारे काम करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी पैदा कर देंगे आपके लिए भी। ये देखें, मैंने ऊपर वाला ABC उठाया और इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया कॉलम 3 से। ठीक है बच्चों, कॉलम 3 से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम ऐसा ना कर सकते।
ये डिटर्मिनेंट की खूबी है कि उसमें आप इसको ना आपने खुला खुला करके लिखना है, एक एक लाइन छोड़ देनी है ज़रा अंदर। ये देखिए मैंने ज़रा घुसा दिया ना अंदर, इससे ज़रा रीडेबिलिटी कम हो जाती है। डिटर्मिनेंट की खूबी है कि हम किसी एक रो या कॉलम से हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सबसे करा ही नहीं सकते डिटर्मिनेंट में। ठीक है बच्चों, अब ये देखें ये बी सी से कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारे पास सी कट जाएगा और ए कट जाएगा, इसके साथ इधर आ गया ए बी कट जाएगा और हमारे पास क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा। बच क्या गया, अब देखते हैं हम 1/ABC और इधर हमारे पास बच गया 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ बी है और यहाँ बी बच गया, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, क्या आ गया, सी स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 1/ABC इंटू 0, बिकॉज आप यहाँ लिखेंगे कि C2 इज इक्वल टू C3। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, और यही हमें चाहिए था। हमारी राइट हैंड साइड बिल्कुल यही थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल हमने प्रूव करना है। दो ही तरीके हैं, या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम इक्वल कर दें, या कोई एक रो या एक कॉलम को हम 0 बना दें। तो बच्चों इसमें ना बराबर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 0 बनाना बहुत आसान है। वो कैसे, चलें देखते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर ये काम कर दूं तो कैसा लगेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये मैंने क्या किया, मैंने R1 में ऐड कर दी R2 और R3। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे से भी नहीं पता चलेगा, मुझे प्रैक्टिस से पता चलेगा, मुझे चीज़ों को याद रखने से पता चलेगा, मुझे समझ कर करने से पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपने परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस को करते, और ना इनकी शक्लें देख देख के घबराना है। हम जब चीज़ को पहली दफ़ा करते हैं तो कभी भी किसी के लिए कोई चीज़ आसान नहीं होती। ये देखें, हमें थोड़ी सी जगह यहाँ पे ज़्यादा चाहिए थी। चलें इसको काट के ना अब मैं नीचे करती हूँ खुला ज़रा। यहाँ देखें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ आ जाएगा हमारे पास b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इसको उठा के अब ऊपर लेके जा रही हूँ, सारे को ऊपर जमा करती जा रही हूँ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जमा होती जाएंगी। प्लस a माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ मैंने काम जो किया है उसको हम ज़रूर मेंशन करेंगे। R1 में मैंने ऐड की है R2 प्लस R3। ये रोज़ को किया है कॉलम के साथ, अब मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर मैंने काम किया है उसको उठाकर मैंने सबसे पहले लिख दिया है, और R2 और R3 पे मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी, ये हमारे पास आ जाएगा c माइनस ए, और ये आ जाएगा मेरे पास a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, और ये आ जाएगा मेरे पास b माइनस सी। अब देखें, ये सी से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, और बी से कैंसिल हो गया। इसी तरह ये भी सारे आपस में कैंसिल हो गए हैं, ए से, सी से, और बी से। इसी तरह बी से हो गया, ए से, और सी से। तो देखें हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो सारी क्या हो गई, 0 0 0, और ये आ गया b माइनस सी माइनस ए, और ये आ गया मेरे पास a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और ये आ गया मेरे पास b माइनस सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे हम 0, और साथ हम रीज़न देंगे बिकॉज R1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट विल बी, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 0। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। आपने बस थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करना है
और जब एक दफ़ा आप ये सारा क्वेश्चन कर लें तो फिर इस सारे को एक दफ़ा करके फिर दोबारा से करें, और उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन बुक खोल के जिस तरह अपनी बुक की स्टेटमेंट सामने रख के फिर आप इसको ज़ुबानी दोहराएं। अच्छा जी, ऐसे दोहराएं कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने इस क्वेश्चन में R1 में R2 और R3 ऐड कर देनी है। लाजमी नहीं आप R1 में करनी है, आप R2 में भी कर सकते हैं R1 और R3 ऐड। फिर आप इसी तरह इस क्वेश्चन को सोचें कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5th के फर्स्ट पार्ट में। तो आप सोचें कि मैंने अच्छा जी इसमें इसको कोई एक बना देना है, मैंने अल्फ़ा बीटा गैमा। आप इसमें C1 में ऐड कर दें C2, या C2 में ऐड कर दें C1, तो ये बन जाएगा, मैं कॉमन ले लूँगी 1 1 1 बन जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। फिर आप इसमें भी ऐसे ज़ुबानी इसको डिस्कस करेंगे, अच्छा जी इसमें 3x कॉमन ले लेना है, ये बराबर हो जाएगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसको भी आप ज़ुबानी ऐसे करें कि मैं A और B से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगी, और फिर मैं अंदर भेज दूँगी ABC को, और वो C3 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। जब आप ऐसे बार बार दोहराएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला चीज़ें ख़ुद से ख़ुद बहुत अच्छी तरह याद होती जाएंगी। और जो कामयाबी है बच्चों, वो हमेशा याद रखें पेशेंस से मिलती है, सुकून के साथ, ठीक है। बहुत जल्दी कामयाबी हमारे कदम नहीं छूती, ये पहले हमसे कुछ मांगती है, और सब्र और तहम्मुल और मेहनत से आपने चलना है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th का अब हम 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। अब हमने ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल करना है विदाउट एक्सपेंड किए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको ABC से बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी। जो मेरा पार्ट नंबर 3 था, ये उसका भाई है क्वेश्चन, ठीक है। ABC से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, BC CA AB, और ये आ जाएगा 1/A 1/B 1/C ABC। अच्छा, आपके ज़हन में यहाँ ये आ सकता है कि ABC से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, या हम ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल हम ये कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर मैं ABC को काट दूं तो ये इससे कट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। यानी ये मैंने समझ लें 1 को ऐसे लिख दिया अपने मतलब के लिए, जिसमें मतलब की होती है ना यारी कुछ लोगों की, बिल्कुल ये मैंने अपने मतलब के लिए इसको थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी लिफ्ट करा दी है इसको हमने। BC CA AB, और अब मैं ये करने लगी हूँ कि मैं R2 से मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ ABC को। जी बिल्कुल यही करना है, ABC को हमने R2 से मल्टीप्लाई कराने लगे हैं। ABC और डिवीजन में A है, ABC डिवीजन में B है, ABC डिवीजन में C है, R2 ये है, इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, और नीचे वाले स्टेप में मेरे पास ABC एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब देखेंगे A से कैंसिल हो जाएगा, B से कैंसिल हो जाएगा, और C से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1/ABC, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, BC CA और AB, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, BC AC, और ये क्या आ जाएगा, AB। AC लिख दें या CA लिख दें, आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास CR1 इज इक्वल टू R2 के आ गया है, और समझे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। 1/ABC और इंटू 0, यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज R1 इज इक्वल टू R2, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट विल बी, हमारे पास क्या होगा, 0। और यहाँ से मेरा रीज़न देने के बाद मैं लिखूँगी 0, और उसके बाद मैं लिखूँगी खुशी खुशी राइट हैंड साइड। चलें जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट। हमने अब इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, हमने उसको लिखा। अब हमें देखें यहाँ 1 नज़र आ रहा है, और पीछे वाले क्वेश्चंस में हम ऐसे कर चुके हैं कि हम यहाँ पे एक जैसी चीज़ बना देते हैं, तो फिर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, वहाँ पे 1 बन जाता है। अब देखें यहाँ पे एक जैसा डिजिट बनाने के लिए LMN, यहाँ पे NL है, यानी M की कमी है, यानी जो साइड पे लिखा हुआ है M उसी की कमी है, इधर जो इधर L है इसी की इधर कमी है।
जो इधर n है इसी की इधर कमी है। हम क्या करेंगे, एल एन एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर एन एल एम एम स्क्वायर एल एम एन एन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, एल एम एन को अंदर भेज देंगे। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट, उसमें हम एल को हम मल्टीप्लाई करा देंगे R1 से, हम ऐसा कर सकते हैं। एम को मल्टीप्लाई करा देंगे R2 से और एन को मल्टीप्लाई करा देंगे R3 से। जब इसको एल से सारे को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एम एन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एल क्यूब। जब इसको सारे को मल्टीप्लाई कराएंगे एम से तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये भी बन जाएगा एल एम एन और एम स्क्वायर और एम क्यूब। ये भी हमारे पास यही बन जाएगा एल एम एन एन स्क्वायर एन क्यूब। अब बच्चों इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एल एम एन, ये आ जाएगा एल एम एन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 एल स्क्वायर एल क्यूब एम स्क्वायर एम क्यूब एन स्क्वायर एन क्यूब। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन एल एम एन फ्रॉम C1। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और देखेंगे किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये देखें इधर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस वाले डिटर्मिनेंट को हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंड किए। या तो हम इसकी कोई एक रो या कॉलम को सिफर कर दें, या किसी 2 रो या 2 कॉलम को हम बराबर कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिफर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली। अब हमने क्या करना है, 2 कॉमन ले लें। हमारे पास फर्स्ट रो से A B C कॉमन आ जाएगा, A प्लस B, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2B। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा B प्लस C। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं किया, ये हम एज इट इज़ ही नोट कर रहे हैं, B प्लस C और 2C। यहाँ आप लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा B। और अगर मैं यहाँ से इससे माइनस करूँगी तो यहाँ पे भी B बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे B बच जाएगा। यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, और यहाँ पे लगाएंगे R3 माइनस R1। R2 में चेंज करने लगे हैं और R3 में चेंज करने लगे हैं। R1 को हम कुछ नहीं कर रहे, तो R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे A B C। यहाँ पे आप लिखेंगे, ऑपरेशन आपने रफ में करना है और पूरा करना है। R2 माइनस R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 लिखें पहले, A प्लस B 2B B प्लस C, माइनस लगाएंगे R1 हमारे पास क्या आ जाएगा A B C, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास B, ये भी B आ जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी B आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे B B और B। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन आपके पास क्या आएगा,
R3 माइनस R1, R3 आप लिखेंगे A प्लस सी, B प्लस सी 2C, और R1 आपके पास क्या आ जाएगा A B C, ये आपके पास आ जाएगा C, ये भी आपके पास आ जाएगा C, और ये भी आपके पास आ जाएगा C। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन ले लें, B भी बाहर और C भी बाहर, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा A B C 1 1 1 1 1 1। देखिए बच्चे, ये दोनों इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारे पास 0। यहाँ आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन B and C from R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यानी हमने इसी तरतीब से बाहर कॉमन ले लिए। अब हम क्या करेंगे, 2BC इंटू 0, आगे आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज R2 इज इक्वल टू R3, और इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। बच्चों ये सबसे आसान सवाल है, विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट, हमने एक्सपेंड किए बगैर इसको वेरीफाई करना है कि ये वाला जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 इसमें हेल्प करती है, जिसका कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं। मैं इस 6 को एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स लिखूंगी, 7 6 माइनस 3 2 3 5। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7 प्लस माइनस 1, तो ये 6 बन जाएगा, 5 प्लस माइनस 3, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस 3 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1। ये मैंने कैसे हेल्प ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये ऊपर देखा है, इधर इधर क्या था 7 माइनस 1, तो ये 6, 5 प्लस माइनस 3, तो ये क्या बन गया 2। मतलब मैंने वहाँ से भी थोड़ा देख के हेल्प ली है, और लिखा मैंने इन्हीं को है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय राइटिंग each entry of C3 as the sum of टू टर्म्स। ये हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इससे 6 की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा, 2 की सेहत पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 को मैंने -3 + 4 लिख लिया, लेकिन मैंने -3 और 4 ही क्यों चूज़ किया, मैंने 1 को लिखने के लिए -5 ये इसको 1 को लिखने के लिए मैंने -5 + 6 क्यों नहीं चूज़ किया, मैंने जो प्रूव करना था मैंने उसको देखते हुए वही वाली चीज़ें लिखी हैं। करने का मकसद ये है। अब 6 प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हुए, ये हम पहले सीख चुके हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई रो या दो कॉलम 2 टर्म्स पर मुश्तमिल हो, तो मैं दूसरे दोनों कॉलम्स के साथ उनको अलग-अलग लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट -a 0 0 0 a माइनस बी b माइनस सी 0 को हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेलेक्ट कर ली, ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। और यहाँ आप लिख देंगे बाय, अच्छा जी बेशक ना लिखें, ऐसे आप कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंसिंग करेंगे इनकी। हमें या तो 2 रो या कॉलम सिफर करने हैं, या हमें किसी एक रो या कॉलम को 0 करना है। अगर मैं पूरे C1 को C से मल्टीप्लाई कर दूं और पूरी C2 को मैं B से मल्टीप्लाई कर लूं और C3 को मैं A से मल्टीप्लाई कर लूं, तो आगे जाके मुझे कुछ आसानी हो सकती है। अच्छा जी, फिर मैं बताऊंगी आपको ये करने के बाद कि मैंने ऐसा ही क्यों किया था। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे C1 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ C से, C2 को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ B से, और C3 को मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ C से। जब इस पूरे कॉलम को C से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बन जाएगा, -AC सिफर, क्योंकि सिफर जब C से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या हो जाएगा, सिफर ही हो जाएगा, और ये BC बन जाएगा, ये सिफर बन जाएगा AB, और ये -CB, ये आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना है, C से, A से, सॉरी A से। यहाँ क्या आ जाएगा, CA -BA और सिफर। बच्चों ये मैंने इसलिए किया था कि अब मैं इन तीनों कॉलम को जमा करूंगी, यानी इन दोनों कॉलम्स को C1 में ऐड करूंगी तो देखेंगे सिफर बन रहे हैं, ये भी सिफर हो जाएंगे, ये भी सिफर हो जाएंगे बाय एडिंग, तो मेरे पास 0 0 का एक कॉलम आ जाएगा। यानी मैंने देखा कि यहाँ पे C है तो मैं इसको C से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने देखा यहाँ पे C है तो मैंने इसको A से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ A था, मैंने इसको B से मल्टीप्लाई करना था, और यहाँ B था, इसको A से मल्टीप्लाई करना था। तो मुझे समझ आ गई कि इसको C से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैंने B से करना है, और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। अब मैं क्या करूँगी, C1 में ऐड कर दूँगी C2 + C3 -AC + सिफर + CA 0 + AB -BA BC -CB + सिफर, ये आ जाएगा मेरे पास सिफर AB -CB CA -BA और 0। यानी मैंने C1 में दोनों कॉलम्स उठा के क्या किया, कर दिए ऐड। तो ये देखें, ये हमारे पास कैंसिल हो गई, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/ABC, और ये मेरे पास क्या आ गया, सिफर 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 0 AB -CB CA -BA और 0। मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज कॉलम 1 = 0, और हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट विल बी, हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही हमारा आंसर था राइट हैंड साइड।